वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज हम लाए हैं कुछ अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन तो कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा लगता है। तो इसमें क्या लिखा है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए कालिया, अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया गया तो नया वाला फोर्स कितना बचेगा? तो कुछ याद आ रहा है तुम्हें? बताओ जल्दी जल्दी से। एक फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ? एफ इक्वल टू जी, बोलते जाओ साथ में, m1m2/r²। ये फॉर्मूला हम सब ने सीखा है कि नहीं सीखा? नहीं याद आ रहा है तो जल्दी से जाके एपिसोड 1 देख लो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो अब ये फॉर्मूला हमारा था, इसमें उसने क्या बोला है कि जो डिस्टेंस है वो हाफ हो गया है। मतलब नया वाला डिस्टेंस, मतलब आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब तुम आर की जगह क्या लोगे? R1। और R1 को हम क्या लिखेंगे? R/2। बहुत सारी बुक में आर की जगह डी भी लिखा रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ वैल्यू रखनी है बस यहाँ पर। तो अब जो फोर्स होगा वो कुछ मिलेगा तुम्हें F1। और ये F का कुछ टाइम्स होगा, जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसा कुछ होगा। और वो वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो इसी फॉर्मूले को हम फिर से लगाएंगे। इसको डायग्राम से देख लेते हैं पहले। एक हमने ये लिया m1 मास, ये लिया m2 मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया r। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया और फर्स्ट केस के हिसाब से फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। सेकंड केस में क्या हुआ? मास वही m1, मास वही m2, बट डिस्टेंस हो गया कितना? r1। और r1 की वैल्यू कितनी है? r/2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? F1 इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय R1 का स्क्वायर, मतलब R/2 का होल स्क्वायर। ऐसा ही कुछ बनेगा। तो अब क्या होगा? ये देखो, जी m1 m2, ये r का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 कहाँ जाएगा? ऊपर, मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पर। तो ये पूरी चीज क्या है? ये क्या है बताओ? ये वो फोर्स है जो हमने अभी देखा था, F। उसका मतलब क्या हो जाएगा? F1 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F। मतलब फोर्स अब तुम्हारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। उसका मतलब कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ? 4 टाइम्स। तो तुम्हें ये चीज याद कर लेनी है कि जब भी डिस्टेंस हाफ होगा तो नया वाला फोर्स पिछले वाले के 4 टाइम्स होगा, डबल नहीं होगा। ठीक है? ना ही हाफ होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हाफ हो रहा है तो तुम्हारा फोर्स भी हाफ हो जाए। ऑब्जेक्ट अगर पास में आती है तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है? और स्क्वायर है इसलिए 4 टाइम का इफेक्ट आ रहा है। तो ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अब इसको कैसे हम प्रॉपर वे में लिखेंगे सर? स्कूल में लिखना पड़ता है, वहां पे तो मैम बोलती हैं कि पूरा अच्छे सिस्टमेटिक लिखो। तो ये दे देना अपनी मैम को सॉल्यूशन, बोल देना ये दिए एडुगिरी वाले सर ने। तो ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक लिख सकते हो। According to the universal law of gravitation, the gravitational force of attraction between any two objects of masses m and small m। हमने वहां पर m1 m2 लिया था, इन्होंने यहाँ पर कैपिटल M और स्मॉल m ले लिया। बात तो वही पड़ती है। फिर इसका फॉर्मूला, फिर वही बात आ गई यहाँ पर, R1 इक्वल टू R/2। अब चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम में क्या रखा है? काम होना चाहिए ना। और हमारा काम हो गया और हमारा आंसर आ गया 4F। दैट मीन्स द फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स। चलो, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो फटाफट देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्कूल में तो मैं सिस्टमैटिक पैटर्न में लिखने में परेशानी नहीं जाएगी। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी सोचो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। क्वेश्चन आया समझ में? पहले तो ये बताओ। आ गया, वेरी गुड। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। तो फिर हैवी ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट से फास्ट क्यों नहीं जाती? मतलब इनके बोलने का तात्पर्य ये है ज्ञानू जी, यहाँ पर हमारा एक फ्रेंड है ज्ञानू, जिसको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। उसका नाम हमने रखा है ज्ञानू। उस ज्ञानू को हम ये चीजें पूरी समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ज्ञानू जी इसको समझो कि दो मासेस हैं, पहले इसको भर देते हैं पूरा, वरना तो बोलोगे सर ऐसा कैसा, ये खाली खाली सा हो गया। तो ये पूरा एक मास ये है बड़ा वाला, इसका मास ले लो कैपिटल एम, और इसका मास ले लो स्मॉल एम। अब ये क्या बोल रहा है, अगर इनको नीचे छोड़ते हैं तो बताओ पहले कौन सा पहुंचेगा नीचे? ये तुम्हारी ग्राउंड की सरफेस है, बताओ जल्दी जल्दी कौन सा मास पहले पहुंचेगा? बहुत सारे बच्चे बोल रहे कैपिटल एम। नहीं होगा, दोनों एक साथ ही नीचे पहुंचेंगे एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर दोनों नीचे पहुंचते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन तुम बोलोगे सर हम अगर लैपटॉप और मोबाइल को एक साथ फेंकते हैं तो लैपटॉप नीचे पहले पहुंचता है। उसका रीजन ये भी है यहाँ पर, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स हैं वो रेसिस्टेंस लगाते हैं, इससे जिसका एरिया ज्यादा होता है वहां पर रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में बार बार बोला था कि हम एयर के रेसिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई जगह लोगे जहां बिल्कुल वैक्यूम होगा तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, और आपको ये दोनों चीजें एक साथ ही नीचे जाते हुए दिखेंगी। ठीक है, ऐसा होता है। चाहो तो आप ये खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, लेकिन वैक्यूम कहाँ से बनाओगे, है ना? प्रॉब्लम वाली बात तो ये है ना सर, वैक्यूम कहाँ से बनाएंगे? तो ठीक है, ऐसी जगह लेना जहां पर यार बिल्कुल कम हो, नेग्लिजिबल हो, वहां पर एक आप ट्राई करके देखना, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि ऐसा क्यों होता है कि हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे पहुंचते हैं। क्योंकि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो सभी के लिए सेम रहेगी, वो भेदभाव नहीं करती है कि छोटा मास है तो फिर उसके लिए वैल्यू कम हो जाए, बड़ा मास है तो उसके लिए वैल्यू ज्यादा हो जाए। ऐसा कहीं नहीं होता है, इसको याद रखना है तुम्हें। ठीक है, जी की वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट रहेगी, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे पहुंचती है। ठीक है ना? क्योंकि स्मॉल जी का जो फॉर्मूला हमने सीखा था वो क्या था, कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो ये कैपिटल एम क्या होता है, मास ऑफ अर्थ। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, और जी तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो स्मॉल जी कहीं भी इन मासेस पर डिपेंड है क्या? फॉर्मूले में नहीं है ना। कोई भी फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे उसमें स्मॉल जी इन मासेस पर डिपेंड नहीं होता है, ये मास ऑफ अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इसलिए स्मॉल जी दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा और दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे पहुंचेगी। अब बात करते हैं कि सर इसको स्कूल में कैसे लिखना है, समझ में तो आ गया। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे ये पूरा फॉलो करना है पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो तुम, यहाँ पर सब कुछ वही वही चीजें लिखी है, इसको तुमने यहाँ पर भी समझा है। इसको देख लो देख लो देख लो। ठीक है, उसको चाहो तो फॉर्मूले से भी बता सकते हो, जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है उससे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 1 kg है, और अर्थ है, अर्थ का मास दिया है, रेडियस दी है, और तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो निकालो जल्दी, फटाफट लगा दो फॉर्मूला। आया फॉर्मूला याद? अरे गिनती का एक फॉर्मूला तुमने सीखा ही था जो ज्यादा यूज होता है, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। यही फॉर्मूला तो लगाना है, और क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं। तो एफ इक्वल टू कैपिटल जी क्या होता है,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 मास ऑफ अर्थ। याद नहीं हो तो भी इसमें लिखा हुआ है तो उसको देखकर लिख दो 6 इंटू 10⁻24। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ मैथ लगानी पड़ेगी, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करते करते तुम्हें नानी दादी मम्मी पापा सब याद आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर है, बहुत सारे मल्टीप्लाई है, लेकिन आपके सर बताएंगे इसका सही आंसर इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और आंसर होगा 9.8 न्यूटन ओनली। अब आप बोलोगे सर आपको तो याद होगा, याद नहीं भी होता तो भी मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे ये आंसर फटाफट आता है। हमने क्या देखा था कि अर्थ जो फोर्स लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं वेट, तो ये वेट ही तो निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी। m होता है ऑब्जेक्ट का मास, तो ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है 1, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो देख लो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें वही मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी आए तो तुम इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन 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 याद रखना सॉल्यूशन तुम्हें ऐसे ही करना है, लेकिन आंसर यहां से निकाल कर रख सकते हो, क्योंकि स्कूल में बड़े लफड़े होते हैं ना। स्कूल में बोलते हैं बेटा पूरा प्रॉपर लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, उसके बाद तुम्हें फुल मार्क मिलेंगे। तो फुल मार्क चाहिए तो तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, और वो तुम कैसे लिखोगे, वो तुम कुछ ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये पहले अच्छे बढ़िया सिस्टमैटिक पैटर्न से पहले लिखोगे गिवन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ अर्थ, फिर सॉल्यूशन, फिर फॉर्मूला, और फिर डायरेक्ट वैल्यू रख देना W इक्वल टू m इंटू जी फॉर्मूले से, बात खत्म, पैसा हजम। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगर अर्थ और मून यहाँ पर हम लेते हैं, एक जगह हमने ली धरती माता और एक जगह लिया चंदा मामा, तो मम्मी और मामा के बीच में कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, और कौन ज्यादा लगा रहा है कौन कम लगा रहा है बताओ। फोर्स का तो हमने एक ही फॉर्मूला सीखा था जी, मास ऑफ अर्थ ले लो यहाँ पर, मास ऑफ मून ले लो यहाँ पर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो आर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो ये किसका फोर्स है, अर्थ जो मून पे लगा रही है वो वाला फोर्स है, या मून जो अर्थ पर लगा रहा है वो वाला फोर्स है। ये दोनों का ही फोर्स है, जो एक दूसरे पर ये लगा रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्स दोनों एक जैसा लगाएंगे एक दूसरे पर, क्योंकि हमने फोर्स ऑफ अर्थ और फोर्स ऑफ मून के लिए कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं सीखा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स तो सेम रहेगा दोनों का, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखनी है, हमने कोई और फॉर्मूला तो नहीं सीखा है। अब इसको हम देखते हैं कैसे हमें स्कूल में लिखना है, तो स्कूल में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जो जो मैंने बताया वो सब कैसे लिख रहे हो इंग्लिश में सिस्टमैटिक, बात खत्म, ठीक है। तो एफ की वैल्यू सेम रहेगी, और दोनों एक दूसरे पर एट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स कौन सा होगा, कौन सा होगा वो फोर्स बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। चलो अब हम एक और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो ये है कि अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ मून के पास क्यों नहीं जा रही, बताओ क्यों नहीं जा रही, सोचो जरा सोचो। ये अर्थ है, ये मून है, ये धरती माता, ये चंदा मामा, और तुमने अभी बोला कि अर्थ मून पर फोर्स लगाती है, मून अर्थ पर फोर्स लगाता है, तो अर्थ मून के पास क्यों नहीं जा रही है बताओ। हमने क्या सीखा, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन,
अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो अर्थ जा तो रही है लेकिन ऐसी नहीं जा रही कि तुम्हें फील होने लगे देख के कि वो अर्थ जा रही है, देखो बहुत कम एक्सीलरेशन के साथ जा रही है, बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल छोटे 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 स्टेप लेकर, कुछ सेंटीमीटर्स के स्टेप लेकर जा रही है, और लाखों साल लग जाएंगे पहुंचने में, ठीक है ना। मून भी अर्थ के पास आ रहा है लेकिन उसे भी लाखों साल लग जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे वो बहुत ज्यादा तो रहेगा लेकिन मास भी तो ज्यादा है यहाँ पर, तो एक्सीलरेशन अपने आप कम हो जाएगा वहां पर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें यही बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सीलरेशन कम, और एक्सीलरेशन कम होगा तो वेलोसिटी भी कम रहेगी ना। यही चीज तुम्हें समझनी है। अब यहाँ पर कैसे लिखोगे सिस्टमैटिक पैटर्न में, तो देख लेते हैं कैसे लिखना है तुम्हें। तुम्हें ऐसा कुछ कुछ करना है, कुछ ऐसा कर कमाल कि पूरा याद हो जाए। बड़ा क्वेश्चन है ये, शायद तुम पे ना बन पाए। तो ना बन पाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम लिख कर ले जाओ, ठीक है। डायग्राम बनाकर बता देना, फॉर्मूला लगा कर बता देना, और जितना याद आए उतना लिख देना। चलो तो आज का एपिसोड हम यहीं पर करते हैं खत्म, खल्लास। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे ज्ञानू जी के साथ, उनके कुछ नए नए क्वेश्चंस लेके। और आपको भी डाउट हो तो आप भी उनके साथ पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, वहां पर आप अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या फोटो भेज सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हो। वो सारे क्वेश्चंस हम कंसीडर करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।